तो हाँ भाई करें शुरू। तो नथिंग ने अपना नथिंग फोन 3 काफी लंबे टाइम बाद फाइनली लॉन्च कर दिया है एंड इस फोन के साथ ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। सबसे पहले तो इसके प्राइस को देख के कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है क्योंकि नथिंग फोन 2 के कंपैरिजन में नथिंग फोन 3 का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया है। लाइक 80,000 रुपए में आ रहा है भाई ये वाला फोन। और दूसरी कंट्रोवर्सी वाली चीज है इसका लुक। यहां पर इसका अगर लुक देखा जाए तो रेंडर्स वगैरह में काफी ज्यादा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अलग कर बैठे हैं। मतलब इसके अगर कैमरा अलाइनमेंट देखी जाए तो काफी ज्यादा अजीब है। इवन काफी लोगों ने इसके रेंडर्स को भी फिक्स करके फोटोज दिखाई थी। इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा कूल लग रहा था मुझे। ये थोड़ा अनफिनिश्ड लग रहा था लेकिन रियल लाइफ में अब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है। बट यहां पर अब बात करी जाए तो देखो 80,000 रुपए का ये फोन नथिंग ने लॉन्च करा है और 80,000 जैसे ही मैं सुनता हूं ना मेरे दिमाग में एक ही फोन निकल कर आता है, वो है आईफोन 16। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि नथिंग ने जो अपना ये नथिंग फोन 3 निकाला है और जैसे ही अपने ब्रांड को पोजिशनिंग करते हैं लाइक हम एप्पल और सैमसंग को टक्कर देते हैं तो क्या एक्चुअली दे पाएंगे प्राइस सेगमेंट में। तो आपको सारी चीजें पता लगेंगी। हमने काफी डिटेल में पॉइंटर्स बना के रखे हैं। यहाँ पर 3-4 पेजेस के पॉइंटर है तो वीडियो लंबी होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लग रहा है। तो अब मेरे लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो डेफिनेटली इन हैंड फील आती है, जहां पर आईफोन एक कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। नथिंग भाई इसका जो प्लस वेरिएंट है ना उसके साइज जितना है और नथिंग की इन हैंड फील ना लग नहीं रही जैसे मैं 80,000 वाला फोन यूज कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पर बिल्ड इन्होंने डेफिनेटली अच्छी यूज करी है। यहाँ पर दोनों का साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है बट यहाँ पर नथिंग के पास एक एडवांटेज है कि इसका जो साइड फ्रेम है ये सिल्वर कलर का है जिसपे से कोई पेंट आगे जाकर भी नहीं छूटने वाला। वहीं पर आईफोन का जो ये वाला कलर है इससे पेंट छूटना स्टार्ट हो गया है और आप अगर सिल्वर के अलावा कोई दूसरा कलर लेते हो ना आईफोन में, मतलब व्हाइट के अलावा, तो उससे कलर छूटेगा ही छूटेगा। ये वाली प्रॉब्लम मैं काफी साल से बताता रहा हूं और एप्पल इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तो नथिंग के पास डेफिनेटली इस चीज में एक एडवांटेज आ जाती है। बाकी फ्रंट ग्लास की बात करें जाए आईफोन के पास यहाँ पर सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है जो ड्यूरेबल तो है लेकिन इसको अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करोगे तो स्क्रैच काफी तेजी से लग जाएंगी। वहीं पर जो नथिंग है इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन यूज करी है जो काफी ड्यूरेबल है और स्क्रैच भी कम पड़ती है सिरेमिक शील्ड के कंपैरिजन में। बाकी बैक ग्लास की बात करी जाए तो यहाँ पर नथिंग के पास आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है एंड एप्पल ने यहाँ पर भाई कस्टम कॉर्निंग ग्लास यूज करा है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी हमें ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहां पर मेरे को लगता है दोनों ही ब्रांड चूना लगा रहे हैं वो है टाइप सी पोर्ट। लाइक इस प्राइस रेंज के अंदर हम यूएसबी टाइप सी 3.2 एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन दोनों ही ये 2.0 देते हैं जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर स्पीड दोनों की काफी स्लो हो जाती है। बाकी यहाँ पर दोनों के पास जो यूनिक फीचर मिलता है बिल्ड के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। तो आईफोन में राइट साइड की तरफ ना आपको कैमरा कैप्चर बटन मिलता है। वहीं पर राइट साइड में नथिंग के ना आपको एसेंशियल की दी है। ये एआई यूज करने के लिए दी है जो काफी बार एक्सीडेंटली प्रेस हो जाती है। काफी बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेस हो जाती है फोन को ऑन ऑफ करते टाइम। ये मेरे को एक बहुत बड़ा इशू लगता है। या तो इसकी पोजिशनिंग इन्हें ऊपर देनी थी या नीचे देनी थी। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी काफी सारे लोगों के फीडबैक भी मैंने लिए हैं, उनके साथ भी सेम इशू आ रहा है नथिंग के जितने भी फोनों के अंदर ये वाली की इन्होंने ऐड ऑन करी है इस साल। वहीं पर जो आईफोन है इन्होंने कैमरा कैप्चर बटन डाला है राइट साइड में लेकिन ये ना एक्सीडेंटली उतना प्रेस नहीं होता। स्टार्टिंग में प्रेस होता था जैसे फोन पॉकेट से निकाल रहा हूं उस टाइम पे कैमरा ऐप ओपन हो गई। बट यहां पर इसके प्रेस ना होने के पीछे रीजन बता दूं क्योंकि ये फ्रेम से बिल्कुल मिला हुआ है एक तरीके से। एंड इसके यूज तो आपको पता है कि कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और यूज बता दूं कि अगर आप इसे लॉन्ग होल्ड करके रखते हो तो इससे ना आप कुछ भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी का यूज लेता है या तो वहां से कुछ सर्च कर सकते हैं उससे पूछ सकते हो। तो ये वाला फीचर इसका काफी कमाल का है। मैं ऑलरेडी इसके रिव्यू वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। वहीं पर अगर इसके अब लेफ्ट साइड में आया जाए तो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रोकर कीज के ऊपर आपको एक्शन बटन मिलता है। एक्शन बटन को आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज कर सकते हो ओपन करने के लिए और ये काफी यूजफुल फीचर भी है और कैमरा कैप्चर बटन के काम ये भी कर देता है। वहीं पर नथिंग की बात करी जाए राइट साइड में जो उन्होंने एसेंशियल की दी है इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, ऊपर से उसमें वॉइस ओवर भी दे सकते हो। काफी बढ़िया फीचर है उन लोगों के लिए जो घूमते फिरते नोट्स बनाना चाहते हैं और उन्हें अचानक से कुछ स्क्रीन पर दिख गया तो वो वाला फीचर बढ़िया। और बाद में चाहे तो आप इनके एसेंशियल स्पेस में जाकर ना उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ वॉल्यूम रोकर बटन मिलता है लेकिन बैक साइड में बहुत कुछ मिलता है जिसकी वजह से पूरा कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है। मतलब इन्होंने ये ग्लिफ मैट्रिक्स इसके अंदर डाली है जिसके अंदर 489 LEDs यूज करी गई हैं छोटी छोटी और ये काफी यूजफुल है फीचर। लेकिन मेरे को लगता है एक चीज के लिए और इसे असाइन किया जा सकता था, शायद ये अपडेट से बाद में कर दें। अब वो क्या है, सबसे पहले तो आप इसे नोटिफिकेशन के लिए अलर्ट डाल सकते हो कि इसमें अगर नोटिफिकेशन आए तो किस तरीके की लाइट ग्लो करनी चाहिए, इसमें किस तरीके का पैटर्न आना चाहिए। कॉल के लिए अलग कर सकते हो। मिस्ड कॉल आई हुई है किसी की और आपका फोन ऐसा रखा हुआ है टेबल पे तो आपको फ्लिप करके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको एक आइकन बना हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको ये हर किसी की मैसेज या कॉल नोटिफिकेशन पर नहीं चाहिए तो आप प्रायोरिटी
पर भी सेट कर सकते हो इसको कि अगर मेरे इस कॉन्टैक्ट से मेरे को कॉल आए तो उसकी नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर शो हो जाए। तो ये वाले फीचर मेरे को काफी बढ़िया लगे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वही कहूंगा कि इसको ना और नेक्स्ट लेवल ले जाया जा सकता था। अब वो कैसे कि यहाँ पर ये तो पता लग जाएगा कि किस ऐप से मुझे नोटिफिकेशन आई है, लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि किसकी पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन आई है। मानो मैंने किसी को प्रायोरिटी पर सेट किया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता या फोटो बनी हुई आ जाती, जैसे कालबाई ने अपनी डीपी भी लगाई हुई है ट्विटर पर, तो भाई उस तरीके का कुछ आता तो और ज्यादा कूल लगता। तो मे भी हो सकता है इनके फ्यूचर प्लान्स हो तो उसका वेट करना होगा, लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा कि ये यूजफुल है, लेकिन इसको और एडवांस लेवल पर ले जाया जा सकता है। बाकी इसमें टाइम पास करने के लिए गेम्स भी दिए हुए हैं, जैसे बोतल फ्लिप वाला, और इसको ना पूरा कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जो बिल्कुल फील नहीं होता बटन जैसा, लेकिन जैसे आप इस पे कवर लगा लोगे वहां से आपको पता लगेगा कि जी हाँ यहाँ पर कुछ कटआउट तो है, और ये काफी अच्छा हैप्टिक फीडबैक भी ऑफर करता है। बाकी यहाँ पर स्टॉप वॉच वगैरह जैसी चीजें भी दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से इस ग्लिफ मैट्रिक्स को इन्होंने काफी हद तक यूज में तो लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्स के साथ मिलकर अगर ये काम करेंगे और कुछ लोगों की ओपिनियन ऐड करके इसको और काम में ले लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी यहाँ पर बैक साइड में आप देखोगे रेड कलर का एक स्क्वायर मिलता है, ये भाई रिकॉर्डिंग लाइट है। आप जब भी इससे वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये ग्लो करेगा। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन है क्या इसे ऑफ किया जा सकता है नहीं प्राइवेसी के लिए, तो हाँ आप इसे इनेबल और डिसेबल इसके कैमरा ऐप से ही कर सकते हो जाकर। तो यूनिकनेस तो भरपूर है इस फोन के अंदर, जिसकी वजह से आईफोन के कंपैरिजन में इस चीज में तो एडवांटेज ले जा रहा है। लेकिन एक चीज जहां पर दोनों इक्वल हैं वो है दोनों ही फोन IP68 रेटेड है और दोनों ही ब्रांड की तरफ से कोई वारंटी गारंटी नहीं मिलती अगर फोन पानी से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई ओवरऑल इन हैंड फील, बिल्ड और हार्डवेयर की। अब बात करते हैं दोनों की डिस्प्ले की। यहाँ पर जैसे आप डिस्प्ले देखोगे, नथिंग के पास आपको 6.67 इंच का ओलेड पैनल मिलता है, आईफोन के पास 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर है दोनों ओलेड पैनल ही, बेसिकली यहाँ पर अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्केटिंग टर्म यूज करती है। लेकिन यहाँ पर नथिंग की डिस्प्ले के पास एक एडवांटेज है, इसकी डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, आईफोन की डिस्प्ले इतना नहीं कर सकती। आईफोन की डिस्प्ले लेकिन HDR10 और डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं, वहीं पर नथिंग की डिस्प्ले HDR10 प्लस कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है। एंड यहाँ पर अगर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए तो एप्पल ने HBM ब्राइटनेस बताई है जो 2000 निट्स की है। यहाँ पर पीक ब्राइटनेस की डिस्क्लोज नहीं हुई है, वहीं पर नथिंग ने 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस बताई है, इसने HBM ब्राइटनेस नहीं बताई। अब HBM ब्राइटनेस काम आती है आउटडोर और इंडोर फोन यूज करते हुए, लेकिन HDR कंटेंट देखते हुए हमारे लिए पीक ब्राइटनेस मैटर करती है। तो यहाँ पर ये सीन है। अब यहाँ पर बात करी जाए दोनों के रेजोल्यूशन की, तो दोनों के रेजोल्यूशन भले ही ऑन पेपर आपको डिफरेंट लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर PPI दोनों की 460 ही मिलती है, तो उस मामले में दोनों इक्वल हैं। बाकी यहाँ पर बेजल चिन्ह की बात कर ली जाए, दोनों के ही लगभग बराबर से ही बेजल चिन्ह मिलते हैं, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ स्क्रीन साइज की वजह से आपको हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंस लग रहा हो, लेकिन जब आप क्लोजली रखकर देखोगे दोनों फोन को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं फील होता है। लेकिन जहां पर मुझे लगता है नथिंग आईफोन से तो बेहतर है, लेकिन कंपटीशन से अभी काफी पीछे है, वो है इसकी PWM डिमिंग। इसके पास 960 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, आईफोन के पास 480 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। आईफोन से जस्ट डबल है, जिसकी वजह से लो लाइट में जब आप फोन यूज करोगे कम ब्राइटनेस में, तो इससे आंखों पर जोर कम पड़ेगा, आंख खराब होने के चांसेस आधे हो जाते हैं आईफोन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी डिस्प्ले फ्लिकरिंग कम करेगी। बट यहां पर अभी जैसे कंपटीशन की बात करी जाए वो 2000 प्लस 3000 प्लस तक जा चुके हैं, एंड 80,000 रुपए में आई फील की इसको भी बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में आईफोन से ही बेटर निकल कर आता है। अब यहां पर ये तो बात होगी सारी स्पेक्स की। अब यहां पर मैं प्रैक्टिकल यूजेज की बात करूं तो देखो, जब आप नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो उस कंडीशन के अंदर नथिंग की डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, इसका स्किन टोन बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। यहां पर डिटेल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लगभग इक्वल ही है। कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी मेरे को नथिंग का इस सिचुएशन में ज्यादा बढ़िया लगा है, और दोनों डिस्प्ले में किसी तरीके का टिंट नहीं मिलता है विंग एंगल्स के टाइम पर। तो यहां पर नॉन HDR कंटेंट, जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये होता है नॉन HDR कंटेंट, तो उस कंडीशन के अंदर नथिंग की डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है आईफोन के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पर पूरा पासा पलट जाता है जैसे आप HDR कंटेंट देखोगे, उस कंडीशन के अंदर यहां पर कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्राइटनेस, डिटेल्स, उन सभी जगहों पर आईफोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है नथिंग के कंपैरिजन में। तो आपको देखना है, अगर आप HDR कंटेंट ज्यादा स्ट्रीम करते हो तो अभी भी आईफोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है नथिंग के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंटेंट ज्यादा स्ट्रीम कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर नथिंग की डिस्प्ले अभी स्टैंड आउट हो रही है यहां पर। बाकी यहां पर इसी तरीके से पासा पलट जाता है आउटडोर विजिबिलिटी में। जब आप दोनों फोन को इनिशियली आउटडोर के अंदर ले जा रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर आईफोन की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होती है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 मिनट तक। उसके बाद भाई ये अपनी ब्राइटनेस बहुत तेजी से ड्रॉप करता है, एंड उसके बाद पूरे टाइम नथिंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट रहती है आउटडोर के अंदर। तो ये वाला सीन है। बाकी एक जगह जहां पर नथिंग ने मुझे डिसअपॉइंट करा वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। यहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्पीड रिकॉग्निशन भी अच्छे है, लेकिन ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हमें 20-25 हजार वाले फोन में ही मिल जाता है। यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो वो थोड़ा रिलायबल हो जाता है। तो यहां पर ये वाला सीन है, लेकिन यहां पर जो आईफोन है इसके पास फेस आईडी मिलती है जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। तो यहां पर आपको चूज करना है कि आपको फेस आईडी चाहिए या यहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए। यहां
यहाँ पर ज्यादा कन्वीनियंट डेफिनेटली फिंगरप्रिंट सेंसर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा यहाँ पर हैप्टिक्स दोनों फोन के काफी लाजवाब है। और स्पीकर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर स्पीकर्स में सीधे तौर पर बोल सकता हूँ कि दोनों के ही काफी अच्छे हैं, वेल ट्यून्ड स्पीकर हैं। लेकिन आईफोन के स्पीकर्स की ना थोड़ी सी लाउडनेस ज्यादा है, वो आप यहाँ सुन सकते हो। बाकी देखो अभी तक हमने देखा था कि नथिंग के जो कैमरास के कलर है वो काफी हद तक आईफोन से इंस्पायर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली जानेंगे कि कितने इंस्पायर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेक्स की बात करी जाए तो फ्रंट में नथिंग ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, आईफोन के अंदर सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों ही 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हो। अभी ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है यहाँ पर साफ देखने में लगता है भाई। अभी डिस्प्ले में जो मुझे लग रहा है कि आईफोन का स्किन टोन काफी ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट आईफोन के पास फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा अच्छा मिलता है नथिंग के कंपैरिजन में। एंड अभी डायरेक्ट लाइट में हूं, लाइट कंट्रोल तो दोनों का ही मेरे को बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ पर आप बताना कि आपको बैकग्राउंड में ना नॉइस किस फोन की ऑडियो में कम सुनाई दे रही है, तो ये मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। वैसे यहाँ पर अपोजिट लाइट देखते हैं कि कौन अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है। भाई आईफोन के अंदर जो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर नथिंग अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर अभी भी आईफोन फार बेटर है, बिकॉज ऑफ स्किन टोन, बिकॉज ऑफ टेक्सचर, बिकॉज ऑफ कलर्स। यहाँ पर सीधे तौर पर आईफोन की फ्रंट वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर नथिंग क्या कर रहा है कि रेड स्किन टोन ऐड कर रहा है, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसका लाइट कंट्रोल भी फेस पर इवन नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से आईफोन के पास एक सॉलिड एडवांटेज है। बाकी ऑडियो क्वालिटी वाला पार्ट मैं आप पर छोड़ूंगा, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगर फोटोज की बात करी जाए फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो एप्पल के अंदर क्या है कि कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा है, बैलेंस है। लेकिन वहीं पर नथिंग के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो थोड़ा हाई है, मतलब ब्लैक पार्ट को ज्यादा ही बूस्ट कर देता है। बाकी यहाँ पर कलर डिफरेंस सीधे तौर पर आता है स्किन में, वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है, जैसे नथिंग ने 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं दिया। अगर आप नॉर्मली भी फोटो क्लिक कर रहे हो तो ये 8-8, 10-10 MB तक फोटो क्लिक करके देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिटेल शार्पनेस, हमारे पास डेटा ज्यादा है तो शार्पनेस ज्यादा मिलती है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन वहीं पर 1.8 to 2 MB तक फोटो क्लिक करता है। बाकी यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि नथिंग का जो HDR वो एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप एक फोटो नहीं काफी सारी फोटोज को देखोगे, उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी पता लगेगी कि नथिंग का HDR एप्पल से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और एप्पल काफी सालों से इस चीज के लिए बदनाम है, वो बदनामी यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रही है कि क्यों है। इसके अलावा पोर्ट्रेट फोटोज की बात करी जाए, पोर्ट्रेट फोटो के अंदर भी कलर स्किन टोन में उतना ही डिफरेंस है, इतना नॉर्मल फोटोज के अंदर था। लेकिन यहाँ पर एज डिटेक्शन दोनों ही फोनों का काफी एवरेज लगा है मुझे, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मैं वीवो देखूं, ओप्पो देखूं या सैमसंग भी, तो फ्रंट कैमरा उन्होंने बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर कर दिया। लेकिन ये दोनों ब्रांड पता नहीं कहां सो रहे हैं, यहाँ पर एज डिटेक्शन इनका काफी ज्यादा बेकार मेरे को लगा है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर जैसे आप डायरेक्ट लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे, जो आईफोन है उसका स्किन टोन को बेटर लगा है। लेकिन जो नथिंग है इसके साथ सीन ये है, एक तो डिटेल्स कम कर देता है पोर्ट्रेट मोड लगाते ही, और दूसरा इसके साथ सीन ये भी है कि ये स्किन को काफी ज्यादा पेल कर देता है। तो ये सीन निकल कर आया इसके फ्रंट कैमरे में। अब बैक कैमरास की बात करी जाए तो यहाँ पर आईफोन के पास मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर दिया गया है। एंड वहीं पर नथिंग के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ये तिरछी आंख वाला पेरिस्कोप कैमरा सेंसर, जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ फोटो क्लिक कर सकता है, 100 mm तक पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकता है। अब यहाँ पर ये स्पेक्स की बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, स्टेबिलिटी दोनों की काफी अच्छी है, इवन कलर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर अभी भी एप्पल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट कंट्रोल स्किन पर काफी अच्छे से कर रहा है। नथिंग उतने अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है स्किन पर, जिसकी वजह से मुझे ओवरऑल यहां पर आईफोन अच्छा लगा है। हालांकि जो नथिंग का डेप्थ ऑफ फील्ड है, मतलब बैकग्राउंड बुके है नेचुरल वाला, वो काफी अच्छा है आईफोन के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये सीन है। और ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है सिर्फ वीडियो के अंदर ही अच्छा नहीं है, यहां पर अगर आप नॉर्मली कोई फोटो क्लिक कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर भी भाई नथिंग का डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा है। लेकिन यहां पर नथिंग के साथ सीन ये है कि एप्पल क्या है कि वार्म स्किन टोन सिर्फ जब कोई ह्यूमन देखता है उस टाइम पर ही प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कोई फूल पत्ती की फोटो क्लिक कर रहे हो तो एक कूल टोन देता है, लेकिन नथिंग वहां पर भी वार्म टोन देता है, जिसकी वजह से इसकी फोटो काफी बार डल साइड पे लगते हैं और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट साइड पे लगते हैं। ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हो। अब इसके अलावा अगर नॉर्मल फोटोज की बात की जाए तो नॉर्मल फोटोज में यहां पर स्किन टोन में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाता है। आईफोन का स्किन टोन थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा सा नेचुरल लगता है। वहीं पर जो नथिंग है ये काफी ज्यादा येलोइश स्किन टोन प्रोवाइड कराता है। हालांकि इसका अगेन डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा अच्छा है, ये रेडी टू अपलोड फोटो लगती है मोर एज कंपेयर टू आईफोन। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके कंपैरिजन में आपको स्किन टोन नथिंग का कैसा लग रहा है।
बाकी दोनों में आप मेन कैमरा को यूज करके 2x डिजिटली भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हो, फर्क वही आता है अगेन। यहाँ पर नथिंग की डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, कलर्स लेकिन ये थोड़े से पेल कर देता है। आईफोन के पास यहाँ पर डिटेल्स भी अच्छी मिलती है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की बात करी जाए 1x में, तो यहाँ पर अगेन मैं कहूंगा कि भाई जो एज डिटेक्शन है वो दोनों का ही काफी एवरेज है, क्योंकि आज के टाइम पर स्मार्टफोन्स के एज डिटेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर मैं ओप्पो या वीवो जैसे ब्रांड के देखूं, वहां पर तो भाई एक नंबर, मतलब कोई बता ही नहीं पाता कि डीएसएलआर से फोटो क्लिक करी है या किसी पर्टिकुलरली फोन से फोटो क्लिक करी है। तो दोनों को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी लाइट कंट्रोल दोनों का काफी बढ़िया है, लेकिन जहां पर मैं कहूंगा कि भाई नथिंग बहुत बढ़िया है वो है अपोजिट लाइट। जब आप 1x में फोटो क्लिक कर रहे हो, यहां पर भाई इसका HDR हिट आईफोन से बहुत ज्यादा अच्छा है। यहां पर आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो, शैडोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, ओवर हाईलाइट भी नहीं कर रहा 1x में। अब ये मैंने क्यों कहा 1x में, क्योंकि जैसे आप 50mm में फोटो क्लिक करोगे उस सिचुएशन में नथिंग ओवर हाईलाइट करता है, बिल्कुल वीवो जैसे। तो यहां पर ये वाला सीन निकल कर आता है, लेकिन आईफोन पूरा ही ब्लैक कर देता है। तो ये है। बाकी यहाँ पर नथिंग के पास जो एडवांटेज मिलती है वो डेफिनेटली और पोर्ट्रेट मोड्स की मिलती है, जैसे कि इसके पास आपको 70mm मोड मिलता है, 100mm मोड मिलता है। तो आप उसके अंदर फोटोज क्लिक कर सकते हो और फोटोज के कलर्स काफी अच्छे हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड बुके भी अच्छा है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम आती है कि एक बार नहीं, जितनी बार मैंने फोटोज क्लिक करी इसका एज डिटेक्शन बहुत एवरेज लगा है मेरे को। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनको अपने पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे इन्होंने 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा दिया है, डेफिनेटली आईफोन से बहुत ज्यादा बढ़िया वर्क करता है, क्योंकि इसके पास पेरिस्कोप कैमरा सेंसर नहीं है। तो यहां पर आप 60x तक जूम करके फोटोज क्लिक कर सकते हो। फोटोज काफी शार्प आती हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। एंड आईफोन यहां साइड बाय साइड देख ही सकते हो, सिर्फ 10x तक जूम कर सकता है। तो इस सिचुएशन में बढ़िया है। वैसे यहां पर नथिंग ने 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया है, जहां पर एप्पल सिर्फ 12 मेगापिक्सल का देता है। अब एप्पल के अंदर अलग ही लगता है कि भाई हाँ कम मेगापिक्सल से फोटो क्लिक करिए। इवन इसका HDR हिट भी अल्ट्रा वाइड में उतना अच्छा नहीं है, साफ तौर पर आप देख सकते हो। वहीं पर जो नथिंग है इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है, मतलब इसने ओवर प्रोसेस ही कर दिया फोटो को, जो मेरे को लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस प्राइस के अंदर देखा जाए तो सैमसंग जैसा ब्रांड अल्ट्रा वाइड अभी भी काफी ज्यादा अच्छा दे रहा है। तो इन दोनों ब्रांडों को वहां पर कुछ सीखने की जरूरत है। इसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सीधे तौर पर आप फोटोज देख सकते हैं। हर एक मोड के अंदर मैंने पोर्ट्रेट, नॉर्मल फोटोज क्लिक करी है, उस हर एक सिचुएशन के अंदर आईफोन के कलर्स, आईफोन का एज डिटेक्शन ज्यादा बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड बिकॉज नथिंग का बेहतर है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल फोटोज के अंदर इसके पास बैकग्राउंड बुके थोड़ा बेटर मिल जाता है, बट ये कलर्स को काफी कॉन्ट्रास्ट कर देता है, स्किन को काफी ज्यादा वाइट कर देता है, जिसकी वजह से 80,000 वाली फील डेफिनेटली लो लाइट परफॉर्मेंस में नहीं आती इसके कैमराज में। तो यहाँ पर हमने जितने भी कैमरास टेस्ट करे, भले यहाँ पर आपको मोड ज्यादा मिलते हैं, कैमरा ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी भी जो कंसिस्टेंसी है ज्यादा मोड्स के अंदर, लाइक लो लाइट हो गया या मल्टीपल कैमराज में जब मैं स्विच कर रहा हूँ अलग अलग कंडीशन में, तो वो कंसिस्टेंसी अभी भी आईफोन के पास स्लाइटली बेटर मिलती है। इनफैक्ट इसके पास वीडियो में तो एक एडवांटेज मिल ही जाती है। तो ये बात हो गई कैमरास की। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि वहां पर भाई ये काफी तगड़ी कंट्रोवर्सी के साथ आ रहा है फोन। अब जहां पर नथिंग है वहां कंट्रोवर्सी तो है ही। खैर इस 80,000 वाले फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 की ताकत मिलती है। ये प्रोसेसर 4nm पर बिल्ड है। वहीं पर जो एप्पल है इसके पास A18 चिपसेट यूज करा गया है, इसके अंदर जो चिपसेट है 3nm पर बिल्ड है। अब सबसे पहले मैंने दोनों फोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके Antutu स्कोर रन कराए, और Antutu का जो स्कोर है वो आप यहां पर देख सकते हो। भाई स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का अच्छा निकल कर आया है, जो एक्सपेक्टेड भी था। बाकी टेम्परेचर नथिंग का 52 डिग्री सेल्सियस तक गया था इस टेस्ट के अंदर, और जो आईफोन है इसका 47 डिग्री सेल्सियस तक। हालांकि यहां पर आईफोन ने अपनी ब्राइटनेस काफी कम कर ली थी, उसके बाद इसका इतना टेम्परेचर था। तो ये बात हो गई Antutu की। अब हमने दोनों फोन को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करा, फिर से यहां पर 3D मार्क टेस्ट रन कराया। अब ये 20 मिनट का एक टेस्ट होता है। जैसे हमने स्टार्ट कराया, कुछ टाइम बाद नथिंग ने हमें बाहर निकाल दिया एप्लीकेशन से, और इसके पीछे रीजन था कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री टच कर गया था। और ये चीज मैं देख रहा हूं कि ये वाला टेस्ट आजकल काफी सारे स्मार्टफोन रन नहीं करा पा रहे हैं। ये सिर्फ नथिंग की प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं लाइक OnePlus का 13s हो गया, iQOO का फोन है, इनफैक्ट Vivo के फोन के साथ भी हमने देखा है कि इस टेस्ट से बाहर निकाल देते हैं। ये पता ही नहीं करने देते कि भाई कितना टेम्परेचर इसका पीक जाएगा। तो या तो उस ऐप के साथ कुछ इशू है, या जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि पहले हम जब टेस्ट करते थे तो फोनों के टेम्परेचर 57 डिग्री तक टच कर रहे थे। तो अभी शायद मैन्युफैक्चरर ने कुछ किया होगी, भाई इतना टेम्परेचर हो तो बाहर निकाल के फेंक दे। तो ये बात होगी ओवरऑल स्कोर की। यहाँ पर हमारा इसमें कोई टेस्ट निकल कर नहीं आया, लेकिन इतना है कि एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस कम करके टेस्ट रन करा रहा था भाई। तो ये सीन है। खैर ये तो बेंचमार्क्स की बात हो गई, जो प्रैक्टिकली इतना मैटर नहीं करते। अब यहाँ पर नॉर्मल यूजेज की बात करी जाए तो सीधे तौर पर बताऊं, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, यहाँ पर नथिंग काफी ज्यादा अच्छा है। अब इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इसके पास 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। आईफोन अभी भी 60 हर्ट्ज का ही पैनल दे रहा है। अगर आप दोनों फोन को साइड बाय साइड चलाओगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, किसी ऐप के अंदर हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर स्क्रॉल अप कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर नथिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है आईफोन के कंपैरिजन में। ये अलग ही एक स्मूथनेस ऑफर करता है आईफोन से बेटर। लेकिन एक
एक चीज है, जैसे आप दोनों फोन का आउटडोर ले जा रहे हो, 5-10 मिनट कैमरा ऐप यूज करी है, तो उसके बाद दोनों ही एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लगते हैं, क्योंकि दोनों में ही जिटर्स मिलते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे लिए। तो यहाँ पर ये वाला सीन दोनों ही फोन के साथ आ जाता है। लेकिन इतना है कि जैसे नॉर्मली हम ज्यादातर फोन चलाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर नथिंग डेफिनेटली अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं गेमर्स के लिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नथिंग के पास आपको 120 FPS का गेम प्ले मिलता है BGMI के अंदर, लेकिन वहीं पर आईफोन के पास सिर्फ 60 FPS का गेम प्ले है, जिसकी वजह से नथिंग के अंदर गेम प्ले करने का ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा स्मूथनेस मिल रही है, लॉन्ग टाइम में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी। हालांकि मैंने 30 मिनट 45 मिनट के आसपास ही गेम प्ले करा है, उस सिचुएशन के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम मेरे को फेस करने के लिए नहीं मिली है। और इस फोन का जायरो ना भाई एप्पल को टक्कर देता है। मैंने काफी सारे एंड्रॉइड फोन चलाए, उनके जायरो ना बस नाम के लिए होते हैं, उतना अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन ये काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और इसके पास एडवांटेज ये भी है कि गेम प्ले के टाइम पर ये ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करता। आईफोन बहुत ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, जिसकी वजह से गेम प्ले में नथिंग के पास एक एडवांटेज है BGMI में। अब इसके अलावा मैंने एक हैवी ग्राफिक गेम प्ले करा है कार एक्स स्ट्रीट, दोनों के पास ही उसमें ना 60 FPS का गेम प्ले मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको 13S वाले कंपैरिजन में बताया था आईफोन 16 से जो करा था, वहां पर 13S के अंदर ना स्नैपड्रैगन की एक GPU सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिसे इनेबल करते ही स्मूथनेस रेंडरिंग बिल्कुल इक्वल हो जाती है आईफोन के। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई फीचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राफिक्स के मामले में डेफिनेटली आईफोन के पास इस गेम में एडवांटेज है। बाकी इस गेम में दोनों का ही गेम प्ले काफी स्मूथ मिल जाता है। तो ये सीन है दोनों का। गेम खेलते हुए दोनों ही फोन मेजर हीट नहीं होते, जैसा हमने टेस्टिंग के अंदर देखा। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए गेम प्ले करते हो उस टाइम पे दोनों ही फोन वार्म होते हैं अपने कैमरा साइड की तरफ से। अब देखो एक ऐसा सेगमेंट है जो क्लियर तौर पे नथिंग का बेटर है, वो है बैटरी। इसके पास 5500 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी मिलती है, 65 वोट फास्ट चार्जिंग, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है एंड 7.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है। वहीं पर जो एप्पल है इसके पास 3561 mAh की बैटरी दी है, बेसिकली 2 निप्पो के सेल डाल के दिया इन्होंने, और उसी के साथ सिर्फ 25 वोट की चार्जिंग मिलती है और 15 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इस फोन के साथ मिलती है। अब यहाँ पर बैटरी बैकअप का सीधे तौर पर बता दूं, अगर आपने दोनों ही फोन सुबह चार्ज करें तो इसे शाम को आपको चार्ज करना ही होगा, लेकिन इसे आप नेक्स्ट डे भी चार्ज कर सकते हो मॉर्निंग में। तो ये वाला सीन है, मतलब बैटरी बैकअप डेफिनेटली इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आप दोनों में सेम टास्क भी करते हो, और ऊपर से इसके पास 120 हर्ट्ज पैनल वगैरह की एडवांटेज तो है ही। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन दिया जाए तो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे फोन है जो आईफोन को बीट कर देते हैं, एंड सीधा सा रीजन है भाई, आईफोन में 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, काफी जगह पर लैग करता है फोन, बैटरी बैकअप कमजोर है, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पर मैं अब अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं इस फोन के बारे में, तो सीधे तौर पर भाई इस फोन का जो अभी प्राइस है वो डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं नथिंग 2 देखूं तो इन्होंने एकदम इतना बड़ा जंप लगाया है। एंड मेरे हिसाब से अगर इनको इस प्राइस में फोन लाना भी था तो यहाँ पर इनको एक तो इसके अंदर 8 एलीट प्रोसेसर डालना था, दूसरा इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज कर देनी थी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा प्रीमियम साइड पर लेके जाते, थोड़ी इन हैंड फील बेटर करते, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता था कि इसका प्राइस जस्टिफाई कर जाता। लेकिन अभी के टाइम पर इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है अगर आपके पास नथिंग का पुराना कोई फोन है तो ये बाय बैक में काफी अच्छा प्राइस दे रहे हैं, उसका आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। उस सिचुएशन में ये फोन फिर भी एक बार को वर्थ लग रहा है। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। अब कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताना कि इसका कंपैरिजन आपको किस और एंड्रॉइड फोन से चाहिए, और साथ ही इसका रिव्यू में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिव्यू में उन्हें पॉइंट आउट कर दूंगा, आप लोगों के सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।